आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। ये हमारे क्लास 7 के अंदर साइंस का बात करें मतलब क्लास 7 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। तो हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे बार बार। पहला होगा हमारा मोशन और दूसरा होगा टाइम। तो मोशन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे और टाइम क्या होता है, हालांकि टाइम के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, समय के बारे में बात करता है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्लो और फास्ट। सिंपल सी बात है, स्लो का मतलब हो गया बहुत धीरे और फास्ट का मतलब हो गया बहुत तेज। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा ही हम लोग बात करते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत छोटा भी है, तो जल्दी से हमारा ये खत्म भी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है देखा जाए बोला गया है द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। इसका मतलब समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि दो लड़का है, एक लड़का मोटा है और एक लड़का पतला है, ठीक। दोनों को हमने दिया 1 घंटा टाइम कि भाई तुम दोनों दौड़ो और 1 घंटे में जो ज़्यादा दूर चला गया वो जीत जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, वो मोटा वाला जो लड़का है वो उतना ज़्यादा आगे दौड़ नहीं पाएगा और जो पतला वाला है वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा 1 घंटे में। इसका मतलब हुआ कि जो पतला वाला है वो फास्ट दौड़ा और जो मोटा वाला है वो स्लो दौड़ा, यानी कि समय दोनों का बराबर मिला, लेकिन पतला वाला क्या कर गया, ज़्यादा दूर चला गया और मोटा वाला ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। तो यही हमारा है स्लो और फास्ट। समझ में आया बात? तो जो उसी टाइम में बहुत दूर चला जाए वो हमारा फास्ट है और जो उसी टाइम में बहुत कम दूर ही जा पाए उसको हम लोग स्लो बोल देते हैं। तो फास्ट और स्लो का इतना ही सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। आगे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। इमेजिन दैट we have gone to see of our friend at the bus stand। सपोज करिए कि हमारा दोस्त बस स्टैंड पे खड़ा है और हम उसको वहां पे देखने के लिए जा रहे हैं। आगे सपोज वी स्टार्ट पैडलिंग आवर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव, ठीक। अब जैसे समझो, एक बस है वो भी चलना स्टार्ट किया और हम अपने साइकिल पर है, हमने भी पैडल मारना स्टार्ट किया, ठीक है। आगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय अस आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। एक सिंपल समझो, हमारा एक दोस्त है जो कि बस स्टैंड पे खड़ा है, ठीक। हमको जाना है उससे मिलने के लिए, तो हमने जहां से साइकिल को चलाना स्टार्ट किया वहीं से मेरे बगल में एक बस भी स्टार्ट हुआ, उधर ही जा रहा है, बस स्टैंड की तरफ ही जा रहा है बस भी। तो मेरा दोस्त बस स्टैंड पे खड़ा है तो हमको किधर जाना है, बस स्टैंड की तरफ जाना है। और जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, पैडल मारना स्टार्ट किया, वहीं बगल से एक बस भी चलना स्टार्ट किया बस स्टैंड की ओर, वो बस जा रहा है। तो बताइए 5 मिनट के बाद ज्यादा तेजी में आगे कौन बढ़ता हुआ नजर आएगा? बस। यानी कि 5 मिनट दोनों टाइम लेगा और उस 5 मिनट में बस बहुत आगे निकल जाएगा और हमारा जो साइकिल है वो बहुत ही पीछे रह जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। आगे द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बस है वो तेजी में मूव कर रहा था हमारे साइकिल के मुकाबले। तो यही हमारा स्लो और फास्ट है। सिंपल सी बात है, मतलब सेम टाइम में यदि कोई चीज बहुत दूर चला जा रहा है तो फास्ट हो गया और उसी टाइम में कोई चीज उतना दूर नहीं जा पाया, बहुत ही कम दूरी पे ही रह गया, तो वो हमारा स्लो हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। बहुत सिंपल है चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्पीड। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको 3 डेफिनेशन मिलेंगे। पहला तो स्पीड का ही मिलेगा, फिर मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा मिलेगा फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहले बात करते हैं स्पीड के बारे में। क्या लिखा हुआ है देखो, स्पीड इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई चीज कितना तेजी में मूव कर रहा है, कोई चीज कितना तेजी में भाग रहा है, यही हमारा स्पीड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीता, ठीक, एक चीता और एक बकरी का बच्चा,
एग्जाम्पल लेते हैं बस, ठीक है। एक चीता और एक बकरी के बच्चे को दौड़ाया जाए तो ऑब्वियस ही बात है, चीता का स्पीड क्या होगा, हमेशा फास्ट होगा, बकरी के बच्चे का स्पीड बहुत ही स्लो होगा। तो स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई चीज कितना तेजी से मूव कर रहा है, कोई चीज कितना तेजी से भाग रहा है, वही हो जाता है स्पीड। तो इस केस में बताइए चीता का स्पीड क्या है, कम या ज्यादा? ज्यादा। और बकरी के बच्चे का स्पीड क्या है, बहुत कम है। तो यही हमारा होता है स्पीड। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूनिट टाइम का मतलब यहां पे सिंपल सा होता है 1 सेकेंड। जैसे आप बड़े लेवल पे जाओगे, क्लास 9 10th में जाओगे, तो वहां पे स्पीड को निकालने का जो तरीका होता है वो एक सेकंड को लेकर निकालते हैं हम लोग। उसको हम लोग 1 सेकंड को लेकर निकालते हैं। जैसे सपोज करिए कि 1 सेकंड में एक चीता जो है वो 100 मीटर चला गया मान लीजिए, और वही 1 सेकंड में जो एक बकरी का बच्चा है वो मात्र 10 मीटर ही जा पाया। तो यहां पे हम लोग साफ बोल देंगे कि चीता का स्पीड ज्यादा है और बकरी के बच्चे का स्पीड कम है। कोई दिक्कत इसमें? तो वही बात यहां पे लिखा हुआ था कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि 1 सेकंड में कोई चीज कितना दूर चला गया, कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया 1 सेकंड में, वही कहलाता है उसका स्पीड। मतलब स्पीड को जब भी हम लोग मेजर करते हैं, स्पीड के डेफिनेशन को जब भी हम लोग पढ़ते हैं, तो टाइम हमेशा हम लोग कितना लेते हैं, 1 सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। इसके पीछे का क्या कारण है ये हम लोग क्लास 9th में समझेंगे, क्योंकि क्लास 9th में जब आप आओगे तो वहां पे आपको पहला ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में, मोशन। तो वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इसका SI यूनिट वगैरह क्या होता है, सब कुछ समझाया जाएगा आपको, ठीक है। बस अभी आप ये समझ लो कि स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना तेजी में जा रहा है या फिर मूव कर रहा है, वही उसका स्पीड हो जाता है। और स्पीड जब भी हम लोग निकालते हैं तो हमेशा टाइम कितना मान के चलते हैं, 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कोई चीज कितना दूर गया वही उसका स्पीड हो जाता है। समझ रही है बात? 1 सेकंड में वो बहुत दूर चला गया मतलब उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। वही बात है कि यदि 1 सेकंड में कोई चीज बहुत दूर नहीं गया, बहुत कम ही दूरी ट्रेवल कर पाया, वो दूर जा पाया, तो वो स्पीड उसका कम है, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं। द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब ये स्पीड कैसे निकलता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है स्टेटमेंट के रूप में। क्या लिया, देखो, द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जितना दूर आप गए उसको कहाँ रखो, ऊपर न्यूमरेटर में, और वहां पे जाने में आपको कितना टाइम लगा उसको कहाँ रखो, नीचे रखो डिनोमिनेटर में। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, सपोज करिए कि जैसे सपोज करिए कि मान लेते हैं पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है। ओके, ध्यान से आप सुनिएगा, पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, और मान लेते हैं पटना से दिल्ली हमको जाने में लगा 5 घंटा। ओके, तो पहली बात तो आप ये बताओ कि पटना से डिस्टेंस दिल्ली का कितना है, 1000। तो डिस्टेंस को आप कहाँ रखोगे, ऊपर न्यूमरेटर में, और जानने में कितना टाइम लगा हमको, 5 घंटा, उसको कहाँ रखोगे, नीचे डिनोमिनेटर में। तो अब ऊपर में है 10 किलोमीटर, नीचे में है 5 आवर, 5 घंटा। तो अब इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आया, 2 आएगा। तो ये 2 जो है 2 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा आंसर। ये जो 2 है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि 1 घंटे में, सॉरी कितना, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, हमने 10 मान लिया, हमको लगा 10, सॉरी। ऊपर में कितना था हमारा, 1000 था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। ऊपर में 1000 किलोमीटर था और नीचे में कितना हमको टाइम लगा, 5 घंटा लगा। तो अब बताइए कि आखिर हमारा टोटल आंसर कितना आया, जल्दी बताइए। ऊपर में 1000 है, 1000 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आया जल्दी बताओ, 200। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में हम कितना दूर चले जा रहे थे, 200 किलोमीटर। यही हो गया हमारा स्पीड। सिंपल है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि डिस्टेंस जो भी होगा उसको ऊपर रखेंगे और जितना वो वहां पे जाने में टाइम लगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे।
तो पटना से दिल्ली जाने का जो दूरी है टोटल, पटना से दिल्ली तक का दूरी वो 1000 किलोमीटर है और जाने में लगता है हमको 5 घंटा। इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 घंटे में फिर हम कितने किलोमीटर गए होंगे, 200 किलोमीटर गए होंगे। यही हो गया हमारा स्पीड। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि पहले आप यूनिफॉर्म मोशन को समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ लोगे तो आपको नॉन यूनिफॉर्म समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले आप यूनिफॉर्म मोशन को समझो, ये क्या होता है। लिखा हुआ कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई चीज जा रहा है, वो ना ही अपना स्पीड घटा रहा है, ना ही वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, बस एक ही गति से, एक ही स्पीड से वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रही है बात? जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि हम एक बाइक पे हैं और बाइक का स्पीड 50 किलोमीटर ही दिखा रहा है पर आवर, यानी कि हम 50 से ना कम कर रहे हैं अपने बाइक को, ना 50 से ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम बराबर 50 पे ही जा रहे हैं, 50 पे ही जा रहे हैं, 50 पे ही जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी चलते फिरते भी आपसे पूछ दे कि बताओ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या समझते हैं आप, तो सिंपल सा बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब भी कोई चीज एकदम बराबर गति से जाता रहता है, ना ही वो अपना स्पीड घटाता है, ना ही वो अपना स्पीड बढ़ाता है, उसको हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बस चुपचाप जाता जा रहा है एक ही गति से, कांस्टेंट। कांस्टेंट, चींटी, बिल्कुल अच्छा जवाब है। एंट, चींटी। चींटी ज्यादातर देखोगे आपकी एक ही गति से वो जाता रहता है, ना ही वो स्लो आपको दिखेगा कभी, ना ही बहुत फास्ट दिखेगा। ज्यादातर केस में आप चींटी को कभी भी देखो तो वो चुपचाप आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तो यही हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया कि कोई भी चीज बस जाता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ना ही वो अपना स्पीड घटाएगा, ना ही अपना वो स्पीड बढ़ाएगा। वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या, वही बराबर, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, चुपचाप बस आगे बढ़ता जा रहा है। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या देखो, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक मान लो गाड़ी है, चलो बाइक ही मान लो, हम रोड पे लेके, लेकिन रोड बिल्कुल एकदम सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, हम अपने बाइक को लेकर रोड पे निकले। मान लो हम क्या कर रहे हैं, कभी अपने बाइक का स्पीड घटा दे रहे हैं, कभी अपने बाइक का स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कह देंगे। तो दोनों बहुत सिंपल है। यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल सा हो गया कि आप अपने बाइक का, गाड़ी का, ऑब्जेक्ट का, जो बोल लो, स्पीड ना ही घटाते हैं कभी, ना ही कभी बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? लेकिन आप अपने गाड़ी का बार बार घटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं स्पीड, तो उसको हम लोग कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छे काम करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। पहले बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं? तो मेजरमेंट ऑफ टाइम हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि स्पीड क्या होता है, और उसके पहले भी हमने समझा कि स्लो और फास्ट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा, वो क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो स्लो और फास्ट समझ चुके हैं। उसके बाद हमने समझा स्पीड क्या होता है। तो स्पीड में हम लोगों ने स्पीड के डेफिनेशन को देखा, और स्पीड के अंदर हम लोगों ने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो इतना सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है, कैसे टाइम को हम लोग पता लगाते हैं। आइए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अ डे। डे का बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन है कि डे क्या होता है। ये मतलब एक दिन का यहाँ पे डेफिनेशन है। ये तुम लोग को ऐसे भी पता होता है कि द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। मतलब आज सूरज उगा और कल जब सूरज उगेगा तो इसके बीच का जो हमारा टाइम रहा वही हमारा क्या कहलाता है, एक दिन कहलाता है, एक डे कहलाता है। जैसे मान लीजिए सपोज सुबह के 5 बजे सूरज निकला, सुबह के 5 बजे सूरज निकला,
फिर दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगा, फिर अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज निकलेगा। तो ये हो गया हमारा एक 24 घंटा, जिसको हम लोग कहते हैं एक दिन, एक डे। समझना ये बात, बस इतना ही इसमें है। आगे सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। उसी प्रकार से हम लोग मंथ को कैसे मेजर करते हैं? चंद्रमा के साइज के हिसाब से। हम लोग बोलते हैं ना पूर्णिमा आ गया, तो पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्रमा का साइज पूरा का पूरा गोल हो जाता है। तो जब एक बार पूरा गोल हो गया, उसके बाद जब दोबारा गोल हो जाएगा हमारा चंद्रमा, तो हम मान लेते हैं कि एक महीना हमारा कंप्लीट हो गया। तो दिन को मेजर करते हैं हम लोग, महीने को मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। और साल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? जब हमारा ये धरती सन का चारों तरफ एक बार चक्कर लगा लेती है, और उसको लगाने में कितना टाइम लगता है? एक साल का लगता है, 365 दिन का लगता है, 365 डेज। इसी को हम लोग कहते हैं 1 ईयर। यानी कि हम लोग डे को पता कर सकते हैं, मंथ को पता कर सकते हैं, ईयर को पता कर सकते हैं, इस तरीके से। आगे, क्लॉक्स और वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। देखो हमारे पास आज के टाइम पे, यदि हम लोग बात करें आज के टाइम पे, तो हमारे पास समय का पता लगाने के लिए हमारे पास आज सबसे अच्छा चीज़ क्या है, ये बताओ? सबसे अच्छा चीज़ हमारे पास आज घड़ी है कि नहीं? तो क्लॉक बोलो या फिर वॉच बोलो, बात एक ही है। आज हमारे पास टाइम का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ यदि कुछ है तो वो हमारा घड़ी है। ठीक है, आगे द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हमारे पास जो एक बहुत चर्चा वाला, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट यदि मोशन का पता लगाने का कोई चीज़ है, तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये किस तरीके से हमारे मोशंस का पता लगाता है, यानी कि ये कैसे टाइम का मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पेंडुलम। ठीक है, ऊपर में आपको एक डंडा दिख रहा होगा, डंडा दिख रहा होगा, उसमें से एक हुक दिख रहा होगा लटका हुआ है, और इस हुक के नीचे आपको दिख रहा होगा एक बॉल, ए पे, ओ पे और बी पे। ये बेसिकली एक ही बॉल है जो कि आगे पीछे क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब ये क्या है, आइए हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं एक सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल पेंडुलम। ये क्या बताता है, क्या करता है, इसके बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। बेसिकली सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, एक आपके पास छोटा सा मेटल का बॉल होगा, या फिर वो स्टोन भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है एक, और ये एक धागा से बंधा होगा। तो आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ए ओ बी पे, ये हमारा एक बॉल नहीं तो फिर एक पत्थर है मान लो, जो कि एक काला धागा से क्या है, लपेटा हुआ है, मतलब बांधा हुआ है। ठीक है, आगे लटका हुआ है। ठीक, आगे यहाँ पे ओ पे जरा देखो ध्यान से आप, ये जो हमारा ओ पे है, ये हमारा जो रस्सी है, जिसमें का जो धागा है, इससे हमारा ये बंधा हुआ है। यही हमारा जो बॉल है जो ओ पे है, वो आगे बी पे चला गया, फिर वापस इधर आके ए पे चला गया। तो है एक ही बॉल, ध्यान रखना, बस वही क्या कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। आगे, तो यही जो हमारा बॉल्व है, इस बॉल्व को हम लोग कहते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। तो द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो इस पेंडुलम में 2-3 बातें बस आपको ध्यान में रखने हैं। ऊपर में एक डंडा है, उस डंडे से एक हुक लगा हुआ है, और इस हुक से हम लोगों ने क्या किया, एक पत्थर या फिर आप बॉल भी ले सकते हो, उसको हमने धागा की मदद से यहाँ पे बांध दिया है। ठीक है, इतना। और ये जो आपको बॉल दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है साइंस में? बॉब, BOB, बॉब कहा जाता है। ठीक है, आगे द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। अब ध्यान से समझना, ये पेंडुलम का जो ये ओ पोजीशन है, जहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ये पेंडुलम का मीन पोजीशन माना जाता है। क्या माना गया इसको? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब हो गया कि उस पेंडुलम का असली वाला जो पोजीशन है वो वही है, वहीं पे हमारा धागा लटका हुआ है बॉल से जुड़ के, यानी कि हमने उस धागा में बॉल को बांधा है, बांध दिया, और वो वहाँ पे ओ पे हमारा पड़ा हुआ है। तो जहाँ पे में अभी हमारा बॉल है ओ पे, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। क्या बोलोगे इसको? मीन पोजीशन। आगे when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side,
इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो। अब देखो, जैसे ही हम इस ओ वाले बॉल को या तो ए पे लाके छोड़ दे या फिर बी पे लाके छोड़ दे, वो क्या करता रहेगा, अब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बार बार मूव करता रहेगा। ए से बी से ए से बी से ए, इस तरीके से वो मूव करता रहेगा। मतलब जहां पे भी हमारा बॉल है ओ पे, उसको हम लोग बोल देंगे मीन पोजीशन, मतलब वो अभी किस पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है। अब जब इसी पेंडुलम को हम या तो ए के तरफ लाके छोड़ दे या फिर बी के तरफ लाके छोड़ दे, तो ये हमारा आगे पीछे करता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार का जो आपने अरेंजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा आपने घड़ी में जरूर देखा होगा। कई सारे दीवार वाले घड़ी ऐसे होते हैं जिसमें पेंडुलम लगा होता है, वो लगातार आगे पीछे मूव करता रहता है ना, हाँ, लटकता रहता है। आगे द टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे करता रहेगा। तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑक्सिलेटरी मोशन। मतलब ये जो पेंडुलम हमारा आगे पीछे करता रहेगा, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं या फिर इसको ऑक्सिलेटरी मोशन भी कह देते हैं। मतलब ये जो पेंडुलम हमारा आगे पीछे कभी ए पे जाएगा, कभी बी पे जाएगा, कभी ए पे जाएगा, फिर बी पे जाएगा, इस प्रकार से जो मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिक मोशन, नहीं तो फिर ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या बोल देंगे इसको, ऑक्सिलेटरी मोशन, नहीं तो फिर पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे पेंडुलम में आपको 2-3 बातें ध्यान रखने हैं। पहला, ऊपर में एक डंडा है, उससे एक हुक लगा हुआ है और उस हुक से हमने क्या कर दिया, एक बॉल को बांध दिया है। ये बॉल भी हो सकता है या फिर कोई पत्थर भी हो सकता है, लेकिन इस बॉल को हम लोग कहेंगे क्या, अब बॉब कहेंगे। और पहली बार हमारा ये बॉल कहाँ पे लटका हुआ है, ओ पे। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया बॉल का, बॉल का पोजीशन हो गया मीन पोजीशन। कौन सा, मीन पोजीशन हो गया। और यही वाला बॉल हम लोग जब या तो ए पे लाके छोड़ दे या फिर बी पे लाके छोड़ दे, वो आगे पीछे करता ही रहेगा। और इसी मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, इसके मूवमेंट को, इसके मोशन को हम लोग बोल देंगे या तो पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, नहीं तो फिर ऑक्सिलेटरी मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। आगे, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है, वन ऑक्सिलेशन कब होगा। वन ऑक्सिलेशन का मतलब हो गया कि एक बार ये पूरी तरीके से मूव कर गया, ऐसा हम कब कहेंगे, तब कहेंगे जब, ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल ये बॉल हमारा है कहाँ पे, ओ पर है। पहली बार हम इसको लेकर गए कहाँ पे, ए पे। वहां से हम छोड़ेंगे तो ये किधर जाएगा, पहले ओ पे आएगा, फिर बी पे जाएगा और फिर बी से ओ पे आएगा। यानी कि अभी ये हमारा बॉल ओ पर है, इसको हम लेकर गए पहले ए पर, फिर वो कहाँ आएगा, ए से ओ पर आएगा, फिर बी पे जाएगा और फिर वहां से वापस ओ पे आएगा। तो जब ये ओ से स्टार्ट करे और दोबारा ओ पर ही आ जाए, उसको हम लोग बोल देंगे वन ऑक्सिलेशन। क्या बोलेंगे, वन ऑक्सिलेशन। वन ऑक्सिलेशन का मतलब होगा कि ये एक बार कंप्लीट मूव कर गया। क्या कोई दिक्कत समझने में? तो देखो यहाँ पे अभी हमारा बॉल है ओ पर, हम चाहते हैं कि ये एक बार अपना मूव करे, तो ये पहले जाएगा किस पे, ए पे, फिर ए से ओ पे, फिर ओ से बी पे और फिर बी से जब ओ पर ये आ जाएगा, तब हम कहेंगे इसको कि ये एक बार मूव किया, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं वन ऑक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, वन ऑक्सिलेशन। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, अब इसमें टाइम पीरियड क्या है, देखो, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब जरा एक बात बताओ आप, ये हमारा ओ पे है, ओ से ए पे जाएगा, फिर दोबारा ओ पे आएगा, फिर ओ से होते हुए बी पे जाएगा, फिर बी से होते हुए ओ पे आएगा। तो क्या इसको ये चीज करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? भले ही एक ही सेकंड का लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं टाइम पीरियड। मतलब कि इसको एक कंप्लीट ऑक्सिलेशन, मतलब कि एक बार कंप्लीट मूव करने में जो भी टाइम लग गया, उसको हम लोग बोल देते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए उसको ये एक बार पूरा मूव करने में, वन ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में उसको लग गया मान लो 2 सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है, ठीक है ना। तो उसको जो मूव करने में टाइम लगेगा उसी को हम लोग कह देते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। आगे, नाउअडेज मोस्ट क्लॉक्स और वॉचेज हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ वन और मोर सेल्स। यानी कि हम लोग आज के बारे में यदि बात करें तो आज का अधिकतर घड़ी में आप देखोगे तो उसमें
वो घड़ी या तो बिजली से चलता है, यदि घर में बहुत बड़ा घड़ी है, अब तो घड़ी ऐसे भी आ गए हैं कि प्लग लगाओगे, स्विच ऑन करोगे तब घड़ी चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, ऐसा भी घड़ी आ चुका है अब। और अधिकतर घड़ी तो आपके पास अभी भी वैसा ही होगा जिसमें कि बैटरी लगा रहता है। तो घड़ी का हमारा ये सिचुएशन है कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला भी घड़ी आ चुका है और बैटरी से चलने वाला तो घड़ी बहुत पहले से हमारे पास है। These clocks are called क्वार्ट्ज क्लॉक्स। इस प्रकार के घड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक्स। मतलब ऐसा घड़ी जो घड़ी बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट से चले या फिर बैटरी वगैरह से चले, है कि नहीं? तो इस प्रकार के घड़ी को हम लोग कह देते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक्स। तो जो आप लोग घड़ी पहने हुए अपने हाथों में, वो भी हमारा क्या है? क्वार्ट्ज क्लॉक है, ठीक है, जिसमें कि बैटरी वगैरह लगा रहता है आपका। The time measured by quartz clocks is much more accurate than that by the clocks available earlier. पहले के टाइम पे घड़ी अलग ही प्रकार का होता था। घड़ी पहले भी थे, ध्यान रखना, लेकिन उस टाइम के घड़ी बहुत ही अजीब दिखने में लगते थे, लेकिन और बड़े भी होते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इतना छोटा घड़ी कर दिया है कि हम उसको पॉकेट में अपने हाथों में लेकर पहन के घूम सकते हैं। तो ये जो आज का घड़ी है, ये पहले जमाने के घड़ी से बिल्कुल ही अलग प्रकार का घड़ी है, जो कि बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें कमाल है, बहुत अच्छा चीज है हमारे पास, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा इसी में छोटा सा यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिट का मतलब जैसे जब आप सब्जी मंडी में जाते हो, जैसे मान लो आप सब्जी मंडी में गए तो आपको आलू खरीदना है, मान लो, तो आप क्या बोलते हो कि अंकल आलू कैसे केजी है? आप केजी बोले वहां पे, तो आलू का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? केजी हो गया। मतलब हर चीज को नापने का क्या होता है? एक यूनिट होता है, एक तरीका होता है। जैसे आप जब भी आलू खरीदोगे तो आपको वो केजी में देगा, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, है कि नहीं? उसी प्रकार से जब आप कपड़ा खरीदते हो तो मीटर में देता है, वो 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, इस तरीके से। तो हर चीज को नापने का क्या होता है? एक तरीका होता है, एक यूनिट होता है। तो उसी तरीके से टाइम का भी अपना नापने का तरीका है, एक स्पीड को भी नापने का अपना एक तरीका है। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड, यानी कि टाइम को नापने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। हालांकि सेकेंड का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। जैसे आपको कोई टाइम पूछता है कि बताओ कितना टाइम हो रहा है अभी, तो आप क्या बोलते हो? 5:10, 12:21, 9:12, ऐसा कुछ बोलते हैं आप। लेकिन क्या सेकंड का कहीं भी जिक्र होता है? जल्दी नहीं होता। लेकिन टाइम को नापने का, टाइम को लिखने का जो सही तरीका है वो अभी भी क्या है? सेकंड ही है। ध्यान रखना इस चीज को, समझना रही बात। हालांकि सेकंड का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन है टाइम को नापने का सही तरीका क्या? सेकंड। ओके, आगे। इट्स सिंबल इज स्मॉल एस, और सेकंड को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? स्मॉल एस, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 20 सेकंड हुआ तो 20 लिखो और उसके बाद में क्या लगा दो? स्मॉल एस लगा दो, तो वो हो जाता है हमारा। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। अच्छा, टाइम को नापने का जो सबसे अच्छा यूनिट है, हम लोग किस में नापेंगे उसको? पहले तो सेकंड में, पहले तो सेकंड में नापेंगे। लेकिन सेकंड से भी बड़ा यूनिट हमारा कौन सा हो जाएगा बताओ टाइम को नापने का? मिनट। और मिनट से भी बड़ा क्या हो जाएगा? आवर। हालांकि टाइम हम लोग ज्यादातर आवर में ही बताते हैं, मिनट में बताते हैं, लेकिन सेकंड का कहीं पे जिक्र नहीं होता। लेकिन सभी सबसे अच्छा तरीका यदि होता है टाइम को नापने का तो क्या होता है? मिनट होता है। हालांकि इस्तेमाल नहीं करते हम लोग उतना, सॉरी, सेकंड होता है, सॉरी। मतलब कि सेकंड का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है नापने का? टाइम को सेकंड ही है। समझ रही है बात? तो सेकंड से बड़ा यूनिट क्या हो गया टाइम को नापने का? मिनट। और मिनट से भी बड़ा क्या हो गया? आवर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पीड का। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड को नापने का जो सबसे आसान तरीका होता है और जो सबसे अच्छा तरीका है, जो यूनिट उसका होता है नापने का, वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड तो हमेशा आपने देखा होगा आवर में, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो वो हो गया स्पीड का छोटा यूनिट या बड़ा यूनिट? बड़ा यूनिट। मतलब स्पीड को भी नापने का जो सही तरीका है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ऑब्वियस ये बात है, फिर से हम लोग इसको इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल इसका? बड़ा यूनिट, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे देखते हैं।
इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट। मतलब कि यदि मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा बड़ा यूनिट हमको लेना हो स्पीड को नापने का, तो क्या ले लेंगे, मीटर पर मिनट। इससे भी बड़ा लेना हो तो किलोमीटर पर आवर। ज़्यादातर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड का सही तरीका जो है लिखने का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड ही है। जिस तरीके से हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं आवर, लेकिन तरीका क्या है टाइम को नापने का, सेकेंड, उसी तरीके से स्पीड में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर पर आवर, लेकिन सही तरीका क्या है नापने का उसको, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। हर प्रकार के यूनिट को हम लोग सिंगुलर में लिखते हैं, सिंगुलर। ऐसा नहीं कि सेकेंड्स एस लगा देंगे लास्ट में, ऐसा नहीं, केवल सेकेंड। उसके बाद फिर स्पीड मीटर पर सेकेंड है तो मीटर्स पर सेकेंड्स, ऐसा नहीं होगा, उसमें एस नहीं लगेगा, तो वो सिंगुलर ही हम लोग उसको रखते हैं। उसके बाद मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस were used in different parts of the world before the pendulum clocks के became popular। मतलब पेंडुलम का जो हमारा घड़ी वाला सिस्टम है, वो पेंडुलम तो हमको आज भी दिखता है, कई सारे घड़ी में आप देखोगे आज तो पेंडुलम वाला दिखता है हमको, वहाँ पे लटकता रहता है, आगे पीछे करता रहता है। तो इस प्रकार का घड़ी आने से पहले दुनिया के अलग अलग कोने में टाइम को नापने का अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते थे। आपने मूवी में देखा होगा, एक बड़ा फेमस था पुराने मूवी में, वो बालू से नापते थे टाइम को। वो क्या करते थे, बालू को रखते थे और उसको एक वो क्या कहते हैं उसको, कोन में उसको ऐसे पलट देते थे। जैसे जैसे बालू नीचे गिरता जा रहा है वैसे वैसे टाइम भी बीतता जा रहा है। इस प्रकार से लोग मेजर करते थे, है कि नहीं। तो टाइम को नापने का भी अपना उस समय पे अलग अलग तरीका हुआ करता था। आगे, सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिवाइसेस। मतलब कि हमारे पास जो आज घड़ी है, इस प्रकार के घड़ी आने से पहले हम लोग अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे टाइम को पता करने के लिए। फॉर एग्जांपल सन डायल्स, सन डायल्स का मतलब सूरज से हम लोग पता लगाते थे टाइम का, सन से। वाटर क्लॉक्स, पानी से पता लगाते थे हम लोग टाइम का। और सैंड क्लॉक्स यानी कि बालू से भी हम लोग टाइम का पता लगाते थे। तो ये अलग अलग तरीके थे हमारे पास टाइम को पता लगाने का उस समय पे, लेकिन आज हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि आज तो हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, बहुत कुछ है। तो ये हो गया हमारा टाइम, सॉरी ये वाला टॉपिक कंप्लीट। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में, समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अपने अगले क्लास में मेजरिंग स्पीड। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग स्पीड। स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट समझा पेंडुलम के बारे में, पेंडुलम में क्या होता है, बॉब, है कि नहीं, टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑक्सीलेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा था। और हमने फिर बात किया था यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड होता है, असल में बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा टाइम का, मिनट और आवर। उसके बाद फिर हमने स्पीड की यूनिट के बारे में बात किया कि स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकेंड में। इससे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा हमारा, मीटर पर मिनट, और उससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक का नाम है मेजरिंग स्पीड। देखते हैं इसमें क्या खास बात लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे बात हो रहा है रॉकेट के स्पीड के बारे में। रॉकेट जो सैटेलाइट को लेके जाते हैं आसमान में, और वही सैटेलाइट हम लोगों को मौसम वगैरह बताता है सब कुछ। मतलब कि रॉकेट जब हम लोग नीचे से छोड़ते हैं स्पेस में जाने के लिए, तो वो रॉकेट का स्पीड कितना होता है, देखो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में रॉकेट 8 किलोमीटर चल जाता है। सोच लो, बहुत फास्ट है ये, समझ आ रही है बात। तो फिर आप इमेजिन करो कि एक घंटा में 3000, एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है। चलो आपको हम कैलकुलेट करके बताते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया आपको कि एक सेकेंड में कितना किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर। और एक घंटे में बात करें हम लोग तो एक घंटे में होता है 3000
600 सेकेंड, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 8 से, तो ये हो गया हमारा 28,800, यानी कि 28,800 किलोमीटर ये चल जाएगा 1 घंटे में, केवल रॉकेट हमारा। सोच लो, समझ में आ रही है बात? मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो? मतलब अच्छा, इसका ना एक एग्जांपल आपको बताते हैं। हमारा मतलब ये जो है रॉकेट 1 घंटे में 4 से 5 बार चक्कर लगा लेगा पूरे इंडिया का 1 घंटे में, क्योंकि इंडिया का जो पूरा डिस्टेंस है वो इसके 4-5 गुने के बराबर आता है। समझ रही बात? मतलब कि 1 घंटे में एक रॉकेट जो है 28,800 यानी कि 28,800 किलोमीटर जा सकता है केवल 1 घंटे में। इस मायने में यदि हम बात करें तो रॉकेट जो है इंडिया का कम से कम 3 से 4 बार पूरा चक्कर लगा लेगा मात्र 1 घंटे में। सोचो ये कितना बड़ा स्पीड है, किसका? एक रॉकेट का। ठीक है, और इंडिया छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड टोटोराइज, कछुआ के बारे में बात हो रहा है, कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस यानी कि कछुए के स्पीड के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि कछुआ जो है 1 सेकेंड में मात्र 8 सेंटीमीटर ही जा पाता है। बस सोचो, 8 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं आप, लगभग कुछ भी नहीं। तो बहुत धीरे कछुआ का स्पीड है। अच्छा, ये सब चीज़ जो हम लोगों को बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप समझ सको कि स्पीड हमारा यदि कोई चीज़ का हो सकता है तो कितना ज़्यादा हो सकता है, और कम हो सकता है तो कितना कम हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ है। आगे अब यहाँ पे स्पीड का जो फॉर्मूला है, आप बेसिकली डिस्टेंस के फॉर्मूला से भी आप स्पीड को निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आप याद रखना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग 3 चीज़ निकाल सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड का मतलब डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है। ये फॉर्मूला किसका हो गया? डिस्टेंस निकालने का। यदि हमको मान लो स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम को भी मल्टीप्लाई में है इक्वल टुगेदर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस हिसाब से बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम फॉर्मूला हमारा बन जाएगा किसका? स्पीड का। अच्छा, मान लीजिए हमको टाइम का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, स्पीड को इधर भेज देंगे इक्वल टू के, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हमारा हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। यानी कि ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये एक फॉर्मूला से हम लोग 2 फॉर्मूला और बाहर निकाल सकते हैं, स्पीड का और टाइम का। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीडोमीटर। देखो, ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर बड़ा अच्छा डिवाइस है। ये क्या करता है दिखाते हैं आपको, बताते हैं। स्पीडोमीटर नाम से मालूम चल रहा है क्या करता होगा, स्पीड का कुछ करता होगा। तो द स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। स्पीडोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है जो क्या करता है, स्पीड को रिकॉर्ड करता है। और ये स्पीडोमीटर आज हर गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप बाइक चलाओ, 4 व्हीलर चलाओ, कुछ भी चलाओ, उसमें ना एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जो आपको बताता रहता है कि आपका स्पीड कितना है, आप किस रफ्तार से आगे जा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आप बाइक चलाओ तो उसमें भी रहता है, गाड़ी चलाओ उसमें भी रहता है स्पीडोमीटर, जो बताता रहता है आपको कि आपका अभी फिलहाल स्पीड क्या है कि नहीं। तो स्पीडोमीटर क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। क्या बताएगा? स्पीड। उसके बाद ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है? देखो, ऑडोमीटर रिकॉर्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। ऑडोमीटर बताता है कि आपका गाड़ी कितना दूर तक जा चुका है। समझ रही है बात? तो ये क्या ऑडोमीटर भी हमारे गाड़ी में होता है कि नहीं होता है? ये भी होता है। आप हर गाड़ी में देखो, आज ऑडोमीटर के साथ साथ स्पीडोमीटर भी होता है, यानी कि हर गाड़ी में आपको दोनों चीज दिख जाएगा कि आपका गाड़ी कितना चल चुका है और आपका गाड़ी का स्पीड कितना है। ये भी हमारे हर गाड़ी में आज दिख जाएगा आपको, दोनों प्रकार के डिवाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड को नापने का और डिस्टेंस को नापने का एक मशीन, एक तरीका। ठीक है, अगला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो आप देख रहे हो डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे भी बना सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस को और टाइम को हम लोग किस पे शो कर सकते हैं? ग्राफ पेपर पे भी शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। बेसिकली
जब हम लोग एक ग्राफ पे डिस्टेंस को एक तरफ रखते हैं और टाइम को एक तरफ रखते हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ। इसमें बस आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं बस कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है हमारा डिस्टेंस के मदद से और टाइम के मदद से, उसको हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको? लाइन ग्राफ। आगे, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक? यानी कि सिंपली आप मान लो कि आपने ग्राफ बनाया डिस्टेंस और टाइम का, और आपका ग्राफ बन गया बिल्कुल सीधा, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका मतलब ये बताता है कि जो आपका गाड़ी है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मतलब ना ही स्पीड वो अपना घटा रहा है, ना ही अपना वो स्पीड बढ़ा रहा है, बराबर गति से वो जाता जा रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आपको बिल्कुल सीधा दिख जाए, जब वो सीधा बनता है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि गाड़ी का स्पीड ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, बस वो चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा है एक ही गति से। इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप। लेकिन यदि गाड़ी का स्पीड कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, तो क्या फिर भी ग्राफ आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, सीधा दिखेगा? नहीं, उस समय पे ग्राफ ऊपर नीचे आपको दिखेगा। ठीक है, आगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन व्हेन कंपेयर टू द डाटा प्रेजेंटेड बाय अ टेबल। देखो, जैसे कई बार क्या होता है ना, जब आप एक टेबल बनाते हो, एक टेबल में आप लिखते हो कि एक गाड़ी 10 घंटा चला, इतना किलोमीटर गया, दूसरा गाड़ी इतना चला, उतना किलोमीटर गया, तीसरा गाड़ी इतना चला, उतना चला। लेकिन यही चीज़ जब हम लोग ग्राफ में बना देते हैं तो हमारे लिए समझना क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ जब हम लोग ग्राफ पे करके देखते हैं या फिर पिक्चर के रूप में समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है हम लोगों को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी वही बताता है हमको कि कितने टाइम में आपका गाड़ी कितना दूर गया, कितना डिस्टेंस कवर किया। इसको लिखने के बजाय क्या कर दो, आप ग्राफ में शो कर दो, साफ दिख जाएगा कि आपका गाड़ी कितना दूर गया, कितना टाइम लगा। यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हो कि हमारी गाड़ी का स्पीड घट रहा था, बढ़ रहा था कि नहीं, या फिर एक बराबर गति से जा रहा था क्या, ऐसा कुछ भी आप पता कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या बताता है, डिस्टेंस के बारे में और टाइम के बारे में बताता है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को ये भी बताता है कि आपके गाड़ी का स्पीड घट रहा था, बढ़ रहा था कि नहीं, या फिर बराबर गति से जा रहा था, ये भी बताता है हम लोगों को। आगे, फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि कितने टाइम पे हमारा गाड़ी कितना दूर जा चुका था। जैसे मान लीजिए एक बस निकला पटना से दिल्ली के लिए, पहुंचने में लगना है उसको 12 घंटा मान लो, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ये पता कर सकते हैं कि 5 घंटे पे ये गाड़ी हमारा कहाँ पे था, 6 घंटे पे कहाँ पे था, 7 घंटे में कहाँ पे था। ये सब कुछ हम लोग एक एक घंटे का जो रिपोर्ट है हम लोग कहाँ से पता कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। मतलब जब आप टाइम को डिस्टेंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, ग्राफ पे बनाते हो, तो वहां से हमारा पिक्चर और साफ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट, और इस तरीके से हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब बताइए चैप्टर में कोई डाउट कहीं पे किसी को? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बस आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को भी कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।